हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम लोग नॉन कार्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। दो सब किंगडम है, पहला प्रोटोजोआ और सब किंगडम मेटाजोआ। सब किंगडम प्रोटोजोआ में फाइलम प्रोटोजोआ आते हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अर्थात एक कोशिकीय जीव होते हैं जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, जैसे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ या यूग्लिना हुआ या प्लाज्मोडियम वगैरह जो मलेरिया फैलाते हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में आते हैं। सब किंगडम मेटाजोआ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ अर्थात पैराजोआ और यूमेटाजोआ में पैराजोआ के अंतर्गत फाइलम पोरीफेरा को इंक्लूड किया गया है, जो कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अर्थात इनमें जो आर्गन पाए जाते हैं सेलुलर लेवल के होते हैं। यूमेटाजोआ में टिश्यू ग्रेड, आर्गन सिस्टम ग्रेड पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत यूमेटाजोआ में जो टिश्यू ग्रेड है उनमें नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा को इन्वॉल्व किया गया है और फाइलम टिनोफोरा, अर्थात फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को टिश्यू ग्रेड एनिमल्स कहा जाता है। आर्गन ग्रेड की बात करें तो इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, जो आर्गन पाए जाते हैं, इनके आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जिसके कारण आर्गन ग्रेड में इंक्लूड किया गया। आर्गन सिस्टम ग्रेड जो पाए जाते हैं तो फाइलम एस्केल्मिन्थीज से लेकर जितने भी एबव हैं अनवर्ड पाए जा रहे हैं, वो आर्गन सिस्टम ग्रेड पाए जाते हैं, अर्थात आर्गन सिस्टम पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात जीवों में जो संगठन स्तर होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो नंबर 1 सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, टिश्यू लेवल्स, आर्गन लेवल्स एंड आर्गन सिस्टम लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन जीव में पाया जाता है, जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। सेलुलर लेवल की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल्स फ्री होती हैं और सेल्स ही कार्य करती हैं, इसमें कोई टिश्यू या आर्गन का निर्माण नहीं होता है। तो सेलुलर लेवल के एग्जाम्पल की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा अर्थात स्पंजेस जो होते हैं उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल जिनमें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आते हैं, अर्थात फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आ जाते हैं। आर्गन लेवल की बात करें तो आर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थीज अर्थात फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन लेवल पाए जाते हैं संगठन स्तर। तो इसमें विशेष कार्य करने वाले अंग बनाते हैं इनके आर्गन्स, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं। आर्गन सिस्टम का मतलब है कि जो आर्गन सिस्टम एक निर्माण करे, अंग तंत्र स्तर बनाए, तो ये एस्केल्मिन्थीज से लेकर कार्डेट्स तक पाए जाते हैं, जो आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अर्थात विभिन्न अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अर्थात रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे मिल करके बनाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग आर्गन सिस्टम कहते हैं, जो कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स और डेवलप होता है। आर्गन सिस्टम डेवलप कंडीशंस में देखे जाते हैं। तो आइए हम लोग बॉडी प्लान्स की बात करते हैं। तो बॉडी प्लान्स होते हैं एनिमल्स के अंतर्गत, तो ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब।
तो ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब, ये दो बॉडी प्लान्स होते हैं। ब्लाइंड सैक का मतलब ओनली और पोर इन बॉडी, अर्थात ओनली वन पोर इन बॉडी प्लेटिहेल्मिन्थेस में और सिलिंट्रेट्स में पाए जाते हैं, जिनमें एक ही पोर से एक्सक्रेशन और इगेशन दोनों पार्ट होता है, सिर्फ एक ही छिद्र पाए जाते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब पोर में ओरल और एनल पार्ट दोनों दो पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनमें ओरली तरीके से भोजन लिया जाता है, एनल तब से एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, अर्थात दो छिद्र पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में एक्सेलमिन्थेस से लेकर के कार्डेट्स आदि शामिल होते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर करते रहेंगे। थर्ड नंबर पे जर्म्स लेयर्स। जर्म्स लेयर ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जर्म्स लेयर जो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स होते हैं, तो इसमें देखा जाए नंबर 1 डिप्लोब्लास्टिक है और सेकंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरह से डिप्लोब्लास्टिक जो लेयर्स पाए जाते हैं जिन एनिमल्स में, तो ओनली 2 जर्म्स लेयर, अर्थात इसमें सिर्फ दो ही जर्म्स लेयर पाए जाते हैं, एक होता है इक्टोडर्म और सेकंड होता है एंडोडर्म। तो इस तरह से ये दो ब्लास्टिक्स में, अर्थात जो है जर्म्स लेयर्स में पाए जा रहे हैं, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक्स आते हैं। तो इनकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो ये जो या फिर देखा जाए कि इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर्स बनते हैं इनके, तो उनके बीच वाले लेयर को हम लोग मीसोग्लिया बोलते हैं। मीसोग्लिया जो कि नॉन सेलुलर्स होते हैं, मीसोग्लिया पार्ट इसमें पाया जाता है जब भी इस लेयर में देखते हैं डिप्लोब्लास्ट में। तो इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा, अर्थात फाइलम पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा एंड टीनोफोरा के एनिमल्स आते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स जो हैं, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा पाए जाते हैं। आप जानते हैं पोरीफेरा के अंदर साइकान, ल्यूकान वगैरह, सिलिंट्रेटा के अंदर जेलीफिश वगैरह, टीनोफोरा में जो ये इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात की जाए तो इनके अंतर्गत 3 जर्म्स लेयर पाए जाते हैं। 3 जर्म्स लेयर का मतलब कि इनके अंतर्गत इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स, ये तीनों लेयर्स पाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स जिस एनिमल्स में पाए जा रहे हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आप जानते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन सीक्वेंस होता है, एंडोडर्म पहले बनता है, उसके बाद इक्टोडर्म बनता है और फिर उसके बाद मेसोडर्म, ये इनका सीक्वेंस होता है। अगर बात की जाए ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कार्डेट्स, अर्थात ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कार्डेटा तक जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म्स लेयर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि या ह्यूमंस को ले लें या फिर जितने भी मतलब डेवलप्ड एनिमल्स हैं या कार्डेट में जितने भी एनिमल पाए जा रहे हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम से जितने भी एबव में ये फाइलम पाए जाएंगे, उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक या 3 जर्म्स लेयर पाया जा रहा है। इनका जो क्रम है आप जानते हैं कि एंडोडर्म, इक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये फॉर्मेशन का सीक्वेंस पाया जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस एंड आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट्स, यूरोकार्डेट या कार्डेट्स, ये सभी में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म्स लेयर पाए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है सेगमेंटेशन,
अगर सेगमेंटेशन की बात की जाए तो जो सेगमेंटेशन होता है इसमें दो प्रकार के सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन और सूडो सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन या सूडो सेगमेंटेशन और दूसरे नंबर पे आता है ट्रू सेगमेंटेशन। तो फॉल्स सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन को सूडो सेगमेंटेशन या सूडो सेगमेंट भी कहते हैं। जैसा कि सूडो सेगमेंटेशन जो पाए जाते हैं या सेगमेंटेशन जो पाए जा रहे हैं वो टेपवर्म में पाया जाता है। इसे फॉल्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ट्रू सेगमेंट होने के लिए सेगमेंट की संख्या फिक्स होनी चाहिए, जो कि टेपवर्म में फिक्स नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट इज नॉट फिक्स्ड, लार्जेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो टेपवर्म में क्या होता है कि लार्जेस्ट सेगमेंट जो पाए जा रहे हैं वो सबसे पोस्टीरियर एंड पे पाया जा रहा है, जिसके कारण इसे हम सूडो सेगमेंटेशन या सूडो सेगमेंट या फॉल्स सेगमेंट कहते हैं। तो जो कि टेपवर्म में जो पाए जाते हैं सेगमेंट उसको प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं। जो फॉल्स सेगमेंट है उसको हम लोग प्रोग्लोटिड्स के नाम से भी जानते हैं। जो आप जानते हैं कि टेपवर्म में जो अंतिम पार्ट्स होता है उसको हम लोग ग्रेविड सेगमेंट या प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविड सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ट्रू सेगमेंट अगर तब कहा जाएगा जब उनकी संख्या एक निश्चित हो और फिक्स्ड हो और जो अंतिम जो सिरा होता है एंड पार्ट हो वो स्मॉलेस्ट हो, अर्थात बिग से स्मॉलेस्ट में जाना चाहिए। ट्रू सेगमेंट्स की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के सेगमेंट देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और मेटामेरिक सेगमेंट। तो एक्सटर्नल, इंटरनल और मेटामेरिक सेगमेंट्स। तो अगर बात करें एक्सटर्नल की तो एक्सटर्नल जो सेगमेंट होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। अगर एक्सटर्नल की बात करें आर्थ्रोपोड्स में ये पाए जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नली रूप से ये देखा जाता है कि इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं, अर्थात सेगमेंट के रूप में दिखाई देते हैं। तो जिसको एक्सटर्नल जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग लगभग एनुली शब्द कहते हैं। तो इंटरनल में देखा जाए तो कार्डेट्स, अर्थात जितने भी कार्डेट्स में एनिमल्स हैं उसके अंतर्गत इंटरनल सेगमेंट देखने को मिलता है। अंदर उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग सेगमेंट पाए जाते हैं जिनके कारण हम इन्हें कार्डेट्स के अंदर रखते हैं। मेटामेरिक की बात की जाए तो मेटामेरिक जो सेगमेंट होता है वो एनिलिडा में देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब होता है रिपीट इम्पोर्टेंट बॉडी इन ईच, अर्थात इनके जो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं वो बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं, इस प्रकार उसे हम मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। तो इस तरह से मेटामेरिक सेगमेंट एनिलिडा के अंतर्गत पाया जा रहा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट 5वें नंबर की बात करें तो जहाँ पे हम लोग इनकी सिमेट्री की बात करते हैं। तो 5वें नंबर पे जो सिमेट्री है, सिमेट्री भी इनमें कई प्रकार की होती हैं। कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड रेडियल एंड बाइलेटरल। तो अब बात करें एसिमेट्रिकल का मतलब कि ऐसे सिमेट्री जिसमें जो सिमेट्रिकल न पाया जाए या उनको किसी भी पार्ट में अगर काटा जाए या फिर सेक्शन किया जाए तो बराबर पार्ट में इक्वल हाफ में ये डिवाइड नहीं होते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग एसिमेट्रिकल कहते हैं। अर्थात इनको जब भी हम इक्वल हाफ करने की कोशिश करें तो इक्वल हाफ में ये नहीं सेक्शन होते हैं, जिनके कारण एसिमेट्री कहा जाता है।
इनकी बात की जाए एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में पोरीफेरा या स्पंजेस जो है आते हैं, फाइलम पोरीफेरा जिनके अंतर्गत स्पंज आते हैं, इन सब में अगर देखा जाए तो एसिमेट्री पाई जाती है। बात करें बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन। तो बाइलेटरल का मतलब ये होता है कि जब बॉडी पार्ट्स को अगर इक्वल हाफ में काटने पे इक्वल हाफ में दोनों बराबर बराबर भाग में अगर कट जाते हैं, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री पाई जाती है उसको हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स आते हैं, तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थेस हुआ, और इनसे एबव आगे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स में अगर छोड़ दिया जाए तो सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि इकाइनोडर्म में ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों कंडीशंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन में रखा जाता है। रेडियल सिमेट्री, बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय मेनी प्लेन्स, अर्थात जब किसी जीव का शरीर एक केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर से अगर किसी भी प्लेन से हम अगर काटते हैं तो हर भाग अगर समान मिले तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री कहलाती है। अर्थात ये अक्सर जब भी मतलब हम किसी भी प्लेन से अगर काटते हैं या किसी भी प्लेन से इसको काटा जाए उसके सेंट्रल पार्ट से, तो वो सेंट्रल एक्सिस से जब भी काटते हैं तो वो बराबर बराबर सेक्शंस में वो मिलते हैं या उनका सेक्शन बराबर मिलता है, रेडियली तरीके से मिलता है। तो इस प्रकार के जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेंट्रेटा हुआ या फिर उसको नाइडेरिया भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया में ऐसे सिमेट्री देखने को मिलती है, अर्थात जो भी जेलीफिश है, सी एनीमोन, हाइड्रा वगैरह में ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल एंड बाइलेटरल की बात करें तो रेडियल एंड बाइलेटरल इकाइनोडर्मेटा में ये स्पेशलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि रेडियल एंड बाइलेटरल में जो रेडिया इन एडल्ट जब होता है, इकाइनोडर्मेटा जब एडल्ट कंडीशन में होते हैं तो उनमें बाइलेटरल देखने को मिलता है, अर्थात रेडियल जो सिमेट्री है वो एडल्ट में दिखने को मिलेगा और बाइलेटरल जो होते हैं लार्वा में देखने को मिलता है। तो जब भी इकाइनोडर्मेट्स में देखा जाए तो जो इनका जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, वो रेडियल कंडीशन रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि ये लार्वा जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल को समझ पाए होंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पे सिलोम। सिलोम एक लिक्विड से भरी हुई बॉडी कैविटी होती है जो मेसोडर्म नामक एलिमेंट से भरी होती है या टिश्यू से भरी होती है, जो 3 प्रकार के होते हैं। जो जीवों में 3 प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं, कुछ एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स, अर्थात सिलोम 3 टाइप्स के हैं, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स। अब बात करें एसिलोमेट्स की, तो एसिलोमेट्स का मतलब है जिसमें सिलोम अब्सेंट होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत जो इनमें सिलोम नहीं पाए जाते ऐसे एनिमल्स, तो उनको हम लोग एसिलोमेट्स कहते हैं। एसिलोमेट्स ऐसी होती है जिनमें बहुकोशिकीय तो एनिमल्स हैं,
लेकिन इनके अंतर्गत जो सीलोम होता है एब्सेंट होता है, अर्थात मेसोडर्म भरा नहीं होता है। इनके अंदर मेसोडर्म पूरी तरह से फिल्ड नहीं होता है और इनके लिए अलग से कोई स्पेस या लिक्विड से भरा हुआ स्पेस भी नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग एसिलोमेट एनिमल भी कह सकते हैं। आप डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं जिनमें सीलोम एब्सेंट है। तो इस तरह से जो सीलोम इनके मिडिल में या मेसोडर्म में नहीं पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जो एसिलोमेट एनिमल होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस आते हैं। अर्थात पोरीफेरा में एसिलोमेट्स जो सीलोम्स होते हैं एसिलोमेट्स बॉडी पाई जाती है। नाइडेरिया हुआ, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस। पोरीफेरा के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो साइकान है, ल्यूकोसेलेनिया वगैरह आते हैं। नाइडेरिया में हाइड्रा वगैरह जेलीफिश आती हैं। टिनोफोरा हुआ तो इसमें कॉम्बजेली आती है। प्लेटिहेल्मिन्थीस में जो चपटा कृमि ये सब आते हैं। सूडोसिलोमिड्स की बात करें तो इसमें जो सीलोम्स होते हैं इसमें एब्सेंट नहीं होते हैं, लेकिन फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स। तो इनके बीच में जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म और एंडोडर्म तो एक फ्लूइड से भरी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरी नहीं होती है, बल्कि आंशिक रूप से मेसोडर्म और एंडोडर्म से घिरी रह रही है। तो इस प्रकार के एनिमल्स में जो ये पाए जा रहे हैं तो ऐसे सीलोम को हम सूडोसिलोमेट्स एनिमल कहते हैं। सूडो का मीनिंग ही होता है फॉल्स अर्थात झूठा, अर्थात जो सूडोसिलोम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केल्मिन्थीस में ये सूडोसिलोमेट्स पाए जाते हैं। तो इनके अंतर्गत जो है फॉल्स सिलोम या सूडोसिलोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम राउंड वर्म भी कहते हैं। राउंड वर्म इनके अंतर्गत एस्केल्मिन्थीस में राउंड वर्म, फाइलेरिया वर्म जो उचेरेरिया है और एंट्रोबियस पिन वर्म, ये सब जो है एस्केल्मिन्थीस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी एस्केरिस, उचरेरिया, एंट्रोबियस अर्थात एस्केरिस को राउंड वर्म, उचरेरिया को फाइलेरिया वर्म, एंट्रोबियस को पिन वर्म कहते हैं। ये सभी सूडोसिलोमेट्स होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूसिलोमेट्स के बारे में। यूसिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम्स होते हैं उन्हें यूसिलोमेट्स कहते हैं, अर्थात जो पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरे रहते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं, साइजोसिलोमेट्स एंड इंटेरोसिलोमेट्स। अब बात करें साइजोसिलोमेट्स की तो ये सिलोमेट्स जिनमें सिलोम मेसोडर्म के जो बीच में स्प्लिटिंग बनकर विकसित होते हैं उन्हें साइजोसिलोमेट्स कहते हैं। अर्थात इफ सिलोम इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर, अर्थात यूसिलोमेट्स का मतलब ही हुआ कि जो मेसोडर्म स्प्लिट करके बनते हैं उन्हें साइजोसिलोमेट्स कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये मेसोडर्म के बीच में दरारें बन जाती हैं या कैविटी बनने लगती है और यही कैविटी आपस में मिलकर सिलोम बनाती हैं। और ये अक्सर जो है विकास प्रक्रिया जब होती है तो आमतौर पर प्रोटोस्टोम जानवरों में सबसे पहले ये मुंह बनता है, सबसे पहले ओरल पार्ट बनता है। तो ये जो है स्प्लिटिंग करके जो मेसोडर्म बन रहे हैं तो इस प्रकार के सिलोम को हम लोग साइजोसिलोमेट्स कहते हैं।
तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में ये एनीलिड्स हुए, आर्थ्रोपोड्स हुए, मोलस्का हुआ, इन सब में पाए जाते हैं। एनीलिड में आप और आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम में जो इनका मेसोडर्म्स होता है वो स्प्लिट कर करके धीरे-धीरे और ये फिर एक सीलोम बना रहा है जिसे स्प्लिटिंग सीलोम या साइज़ोसीलोम कहते हैं। अर्थात इसको बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग साइज़ोसिली भी कहते हैं। साइज़ोसिली का मतलब ही होता है सीलोम बनना, अर्थात इसको बनने की प्रोसेस या प्रक्रिया। तो इस तरह से साइज़ोसीलोम के बारे में हमने जान पाया कि इनमें स्प्लिटिंग हो रही है मेसोडर्म की। अब बात करते हैं इंटेरोसीलोमेट्स की। तो इफ सीलोम इज फॉर्म ड्यू टू आउटपॉकेटिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात इंटेरोसीलोमेट्स का मतलब कि ऐसे जीव जिनमें सीलोम का निर्माण जो प्रिमिटिव गट या आर्केंट्रॉन की दीवार से जो पाउचेज निकलती हैं, थैलियाँ निकलती हैं पॉकेट के रूप में, तो उन्हें ही हम इंटेरोसीलोमेट्स कहते हैं। अर्थात जब ये पॉकेट के रूप में या पाउच के रूप में आउट पॉकेटिंग के रूप में ये बनते हैं आर्केंट्रॉन की दीवारें, तो उन्हें हम इंटेरोसीलोमेट्स कहते हैं। अर्थात इनकी भी एक बनने की प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रिया को हम लोग इंटेरोसिली कहते हैं। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो इसके एग्जाम्पल्स में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा आते हैं। अर्थात कह सकते हैं इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स, अर्थात इकाइनोडर्मेट्स के बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इंटेरोसिलमेट्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरह से समझा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। फेटा ब्लास्टोपोर, अर्थात ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो डेवलप के गैस्ट्रुला स्टेज में बनने वाली वह प्राइमरी ओपनिंग होती है, छिद्र होती है, जो आगे चल करके माउथ या एनस बनाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोटियोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटियोस्टोम, प्रोटियोस्टोम का मतलब ही होता है फर्स्ट, और स्टोम प्रोटो का मतलब फर्स्ट और स्टोम का मतलब माउथ, अर्थात सबसे पहले माउथ का बनना। प्रोटो का मतलब फर्स्ट और स्टोम का मतलब माउथ या मुंह। तो जो ब्लास्टोपोर्स जो होते हैं, ये ब्लास्टोपोर्स में सबसे पहले माउथ का निर्माण होता है, अर्थात माउथ बनता है और बाद में एनस बनता है या गुदा बनता है। तो ऐसे देखा जाए एग्जाम्पल तो एस्केलमिन्थीज से लेकर के मोलस्का तक जितने भी फाइलम एस्केलमिन्थीज से मोलस्का के एनिमल्स हैं, तो ये प्रोटियोस्टोम में आते हैं। ड्यूटेरोस्टोम, अर्थात जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है, उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। अगर बात की जाए तो ये जो सबसे पहले एनस पार्ट बनता है और बाद में इनमें माउथ पार्ट बनता है जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो ड्यूटेरो का मतलब ही होता है दूसरा, स्टोम का मतलब होता है माउथ, अर्थात ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड, स्टोम मीन्स माउथ। तो पहले एनस और सेकेंड नंबर पे मुंह बनता है। काइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एवं कार्डेटा में ये पाए जाते हैं। आइए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो प्रकार के पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जिसमें ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके अंतर्गत ब्लड जो है पूरी तरह से क्लोज वेंस में नहीं फ्लो होता है, बल्कि ये साइनस या हीमोसील में ओपनली टाइप से सर्कुलेट होता रहता है या बहता है।
इसलिए हम इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अर्थात ये पूरी तरह से बॉडी में ओपनली ये सर्कुलेट होते रहते हैं। ब्लड हार्ट से निकलकर आर्टरी द्वारा सीधे बॉडी या हीमोसील्स में चला जाता है। अर्थात ये किसी वेन्स में नहीं बल्कि हीमोसील्स में सर्कुलेट होते रहते हैं। और जितने भी टिश्यू और ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनका संपर्क सीधे हीमोलिम्फ से होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्सेप्ट सिफालोपोडा, लीच, हेमिकार्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का के अंतर्गत सिफालोपोडा एक्सेप्शन अपवाद है, जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लीचेज में पाए जाते हैं जो और हेमिकार्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स में भी पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पूरी तरह से जो ब्लड होते हैं वो वेन्स आर्टरी में हार्ट के द्वारा ये फ्लो होते रहते हैं धमनियों शिराओं में, या फिर कैपिलरी में ये क्लोज टाइप के सर्कुलेट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है एनिलिडा, सिफालोपोडा, कार्डेटा। तो इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। हार्ट हार्ट एक स्पेशल पार्ट्स होता है जो ये अन्य एनिमल्स में अलग अलग साइड्स पाए जाते हैं। अब बात करें डार्सल हार्ट्स एंड वेंट्रल हार्ट। डार्सल हार्ट अर्थात डार्सल हार्ट जो होते हैं ये डार्सल साइड में पाए जाते हैं, अर्थात पीछे भाग में पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ये अक्सर इनवर्टिब्रेट्स में जो हार्ट पाए जाते हैं वो बैकवर्ड साइड में अर्थात पीठ साइड में या बैक साइड में हार्ट पाए जाते हैं। तो ये डार्सल हार्ट इनवर्टिब्रेट्स में डार्सल साइड में पाया जाता है। वेंट्रल हार्ट की बात करें तो वेंट्रल हार्ट सामने की साइड में पाए जाते हैं या अगले पार्ट या वेंट्रल भाग में पाए जाते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो हार्ट की स्थिति होती है वे वेंट्रल साइड में होती है। तो इस तरह से हार्ट डार्सल हार्ट और वेंट्रल हार्ट को डिवाइड करते हैं। नर्व कार्ड अर्थात ये एक ऐसी नर्वस स्ट्रक्चर है जो ब्रेन और बाकी पार्ट से जोड़ती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर बात करें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट में इनकी स्थिति की, तो इनवर्टिब्रेट में नर्व कार्ड पेयर्स होते हैं, सॉलिड और वेंट्रल होते हैं। अर्थात इनवर्टिब्रेट में ये जोड़ियों में पाए जाते हैं, सॉलिड मजबूत होते हैं और वेंट्रल साइड में होते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट है वो जोड़ियों में इनमें वर्टिब्री या जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये पाए जाते हैं, जो पूरी बॉडी पार्ट से जोड़े रखती है। तो इस तरह ये वेंट्रल साइड में इनका ये वर्टिब्री पाई जाती है या नर्व कार्ड पाए जाते हैं। आइए देखते हैं वर्टिब्रेट के अंतर्गत। तो वर्टिब्रेट के अंतर्गत अगर इनके स्थिति की बात की जाए तो इसमें ये सिंगल होते हैं, हॉलो होते हैं और डार्सल साइड में होते हैं। तो वर्टिब्रेट के अंतर्गत अर्थात जितने भी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें ये सिंगल पाए जाते हैं, हॉलो खोखली होती है और डार्सलिस होती है, डार्सल साइड में होती है। तो इस तरह से नर्व कार्ड की ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। हार्ट तो हार्ट डार्सल हार्ट और वेंट्रल हार्ट डार्सल हार्ट इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। वेंट्रल हार्ट वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। नर्व कार्ड की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में पेयर्ड, सॉलिड और वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है और वर्टिब्रेट में सिंगल, हॉलो और डार्सल पाए जाते हैं।
तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, आप लोग भूल जाते हैं।